देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी हैं और सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दीपावली का पर्व मर्यादा, सत्य और सद्भावना का संदेश देता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये शुभकामनाएं देते हुए कहा, दीपावली का ये पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे। ये पर्व भगवान कृष्ण के महान चरित्र का स्मरण भी कराता है। सीएम ने कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी प्रदेशवासियों से की है। तो धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दी और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील भी की, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार हैं ऐसे में लोग बाहर जाते हैं, संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, तो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है और ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत ने इसके साथ यानी कि दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी प्रदेशवासियों से की है। देहरादून से खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ये नोटिस जारी किया। लाखीराम के लिखे गए पत्र पर यह कार्रवाई की गई है। जोशी ने सीएम त्रिवेंद्र को हटाने के लिए पत्र लिखा था। बीजेपी ने नोटिस देकर 7 दिन में उत्तर देने के लिए कहा था। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर निष्कासन कर दिया गया। पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से है। बंशीधर भगत ने कहा, अनुशासनहीनता के मामले में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। किसी के मन में कोई विषय है तो वे सीधा कहें, इस मामले को उचित स्तर पर लेकर जाएंगे। अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती है। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नोटिस जारी किया। लाखीराम के लिखे गए पत्र पर यह कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी ने सीएम त्रिवेंद्र को हटाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और इस बात पर यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के बंशीधर भगत ने यह भी कहा है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो बता दें कि बीजेपी ने नोटिस देकर 7 दिन में उत्तर देने के लिए कहा है। संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर निष्कासन भी हो सकता है। ये बातें कही गई हैं बंशीधर भगत की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री श्री लाखीराम जोशी जी को अनुशासनहीनता के मामले में पार्टी से निलंबित किया है और साथ ही उन्हें ये नोटिस भी दिया गया है कि वे 7 दिन में अपना पक्ष पार्टी के सामने रखें। अगर उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा या उनका पक्ष संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अनुशासनहीनता के मामले में किसी प्रकार से भी बख्शा नहीं जाएगा। और अगर किसी के मन में कोई विषय है तो वे सीधा उनसे कहें और वे उनके विषय को उचित स्तर पर उठाएंगे, लेकिन अनुशासनहीनता को वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो निष्कासन किया जा सकता है, अभी हुआ नहीं है। उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को हटाने के लिए। लाखीराम जोशी जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को हटाने के लिए, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया और ये जवाब मांगा गया। और संतोषजनक उत्तर अगर नहीं मिला तो उनका निष्कासन भी हो सकता है, यानी कि अभी निष्कासन नहीं हुआ है, हो सकता है अगर संतोषजनक जवाब वो नहीं देते हैं। पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बंशीधर भगत ने कहा कि अनुशासनहीनता के मामले में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। किसी के मन में कोई विषय है तो वे सीधा कहें, इस मामले को उचित स्तर पर ले जाएंगे। अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। तो जवाब मांगा गया है, नोटिस जारी किया गया है और अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, निष्कासन किया जाएगा। तो पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी, जिन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को हटाने की मांग की थी, पत्र लिखा था, जिसके बाद ये एक्शन बीजेपी की तरफ से लिया गया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने अपना सीधा सामना भी बीजेपी से ही बताया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। उन्होंने प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसके लिए हमारे रीजनल एडिटर फहीम तन्हा से खास बातचीत की। देखिए। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। हमसे बात करने के लिए दिनेश मोहनिया जी मौजूद हैं, प्रभारी हैं उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के। मोहनिया जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। आप कार्यकारिणी आज आपने घोषित की है, किस तरह से इसका पैमाना रखा है और CCC की बात कही जा रही है इस सारे कार्यकारिणी में और विस्तार क्या है? देखिए, आज संगठन के रूप में प्रथम चरण हमने आज अनाउंसमेंट करना है, जिसमें कि कोशिश ये की गई कि समाज के सभी वर्गों को, क्षेत्रों के सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले और इस संगठन को और विस्तारित करते हुए हम अभी कुछ और नामों की घोषणा भी करेंगे जो सेकंड चरण में होगी। साथ ही साथ जो आपने CCC की बात की, वो केवल इस संगठन को लेकर नहीं है, वो हमेशा से हमारा फॉर्मूला रहा है। हमने कहा है कि इस पार्टी में किसी भी क्रिमिनल के लिए, करप्ट के लिए और क्रिमिनल के लिए जगह नहीं। तो जो भी लोग इस पार्टी में आना चाहते हैं निश्चित तौर पे 3 जो पैरामीटर्स उनको लागना पड़ेगा, तभी सामान्य पार्टी में सम्मिलित हो पाएंगे। क्योंकि जब हम बेहतर राजनीति की बात करते हैं तो एक करप्ट आदमी से हम कैसे उम्मीद करते हैं जो बेहतर राजनीति करेगा। ये बात जो कही जा रही थी कि भाई दूसरी पार्टियों के कुछ नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, तो ये उन पर भी लागू होगा और जो संपर्क में है कि भविष्य की राजनीति दशा क्या होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि भाजपा में सभी लोग करते हैं, कुछ लोग भाजपा में भी अच्छे हैं और फॉर्मूला आपको वही रखना पड़ेगा। नहीं, भाजपा और कांग्रेस की तो मैंने बात ही नहीं की, राज्य के कुछ नेताओं की बात। जब मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो बेंचमार्क है वो रहेगा, जो भी आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होगा उसको इन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जो भी 3 चुनौतियों में खड़ा उतरेगा, वो चाहे वो फिर समाज के किसी भी क्षेत्र से हो, किसी पार्टी से हो, सम्मिलित करने में मुझे लगता है कि फिर हमें कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो संभव नहीं है कि जो आदमी भाजपा में करप्ट है वो आम आदमी पार्टी में स्कीप हो जाएगा। तो आप तो कांग्रेस को थ्रेट नहीं मानते किसी तरीके से? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव हो, केवल 2 बाइपोलर होगा वो चुनाव। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पीछे जाती जा रही है। और हमारी उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने के बाद आप लोग भी मानेंगे, प्रेस के लोग भी मानेंगे कि ऐसा हो रहा है। निश्चित तौर पर जैसा हम देखते हैं कि दिल्ली में जैसा हुआ वैसे ही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला रहेगा और कांग्रेस जो है वो इस पूरे राजनीतिक प्रदेश से बाहर है। अभी राज्य स्थापना दिवस समारोह हैं, मुख्यमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है गैरसैंण विकास को लेकर के। आने वाले दिनों में 10 सालों में वो विस्तार होगा, विकास होगा। एक बड़ी सरकार की पहल है, बड़ी कोशिश है। क्या नहीं लगता कि वो असर डालेगी और बीजेपी को फायदा मिलेगा इससे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये घोषणाएं खुद कह चुके हैं कि घोषणाएं केवल घोषणा होती है, केवल जुमले होते हैं। उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है नहीं करना वो 10 साल बाद सोचेंगे। तो मुझे लगता है इसी तरह की हवाई घोषणाएं, हवाई फायर है, जिसमें कि उन्होंने कह दिया 25,000 करोड़ हम खर्च करेंगे, जबकि पूरे प्रदेश का बजट 65,000 करोड़। अब उसमें 25,000 करोड़ अगर एक राज्य में लगेगा तो बाकी क्षेत्र क्या करेंगे? नहीं, वो तो 10 साल की योजना है ना, तो 10 साल के लिए पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि वो 10 साल के मुख्यमंत्री नहीं, जो सरकार आएगी वो तय करेगी। और हमारा ही मानना है कि मैं ये कह दूं कि अगले 100 साल में इतना हो जाएगा जिस चीज की अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, केवल हवाई बातें की जा रही है कि 25,000 करोड़ हम एक शहर में लगा देंगे। ऐसी घोषणाएं पहले भी हुई थी। आप उसमें देखें तो भाजपा की तरफ से स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, आज 7 साल हो गए, कौन सी सिटी स्मार्ट हो गई? नहीं तो आप 15 लाख की घोषणा हुई जो कि खुद मान गए कि जुमला है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को एक बार अपने घोषणा पत्र में साथ लिखना भी चाहिए कि हमारे 10 वादे हैं, इसमें से 5 ये जुमले हैं कि इन पे आप यकीन मत कीजिएगा, बाकी 5 को बात करें। नहीं तो आपको नहीं लगता कि गैरसैंण की जितनी राजधानी घोषित हुई है वो होनी चाहिए कि उसका विकास भी होना चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को, किसी विकास को करने के लिए आपका ब्लूप्रिंट होने की आवश्यकता है। केवल ये नहीं कि आप हवाई घोषणाएं कर दें कि 25,000 करोड़ लगाएंगे, ये करेंगे। जैसे
15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है वो? आज फिर वो नए टारगेट सेट कर रहे हैं। और मेरा जो जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि इस बार हम इनसे मांग करने वाले हैं कि वो पहले अपने घोषणा पत्र में रेड मार्क कर दें कि ये जो बातें हैं, ये जुमला है, इन पे भरोसा ना किया जाए और बाकी चीजों पे फिर बात की जाए। ये थे दिनेश मोहनिया जी, प्रभारी है हमारी पार्टी उत्तराखंड के। अपने सहयोगी जी के साथ में फहीम रहा, न्यूज़ इंडिया। मसूरी से खबर है जहां पर प्रशासन ने मारा कई दुकानों पर छापा। अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त कर लिया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये कार्रवाई की गई है। एनजीटी के नियमों के अनुसार सिर्फ ग्रीन पटाखों के प्रयोग के निर्देश दिए गए हैं, तो छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त कर लिया गया है। तो प्रदूषण रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कई दुकानों पर छापा मारा। मसूरी में अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन मोड में है अब प्रशासन। छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त कर लिया गया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये कार्रवाई की गई है और एनजीटी के नियमों के अनुसार सिर्फ ग्रीन पटाखों के प्रयोग के ही निर्देश दिए गए हैं। हमें जो ऊपर दिशा निर्देश मिले हैं उसमें है कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो जलाने हैं और वो 1 से 2 घंटे ही जलाने हैं। समय जो है उनका निर्धारित है 8 से 10 बजे दीपावली के दिन। और इसके अतिरिक्त जो है हमने पूर्व में भी व्यापार मंडल को जो है बता रखा है कि पटाखों का भंडारण कैसे करेंगे, पटाखे कैसे बेचेंगे, डिस्प्ले कितने पे करना है, पटाखों के लिए जो जगह होगी वो कैसी होगी, उसमें पानी की व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था, ये सब कैसे करेंगे। परंतु आज जो सघन चेकिंग अभियान किया गया उसमें अमूमन हमने देखा कि जो हमने नियम और जिसके मापदंड पे इनको दिया था लाइसेंस, उसके अनुरूप इन्होंने जो दुकानें हैं वो नहीं लगाई हैं। उसी क्रम में कई जगहों से जो पटाखे हैं वो सीज की गई हैं और जो प्लास्टिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी सीज करके चला। हरिद्वार से खबर है जहां पर आग ने तांडव मचाया। भीषण आग के चलते 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानों के पास खड़े 4 वाहन आग की चपेट में आए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। खंबे से निकली चिंगारी से दुकानों में ये आग लगी, तो भीषण आग के चलते 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानों के पास खड़े 4 वाहन भी आग की चपेट में आए और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। खंबे से निकली चिंगारी के कारण ये आग लगी, आगजनी की घटना हुई। दुकानों में ये आगजनी की घटना खंबे से निकली चिंगारी के कारण हुई और आगजनी की घटना से इलाके में हड़कंप भी मच गया। भीषण आग के चलते 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानों के पास खड़े 4 वाहन भी आग की चपेट में आए, तो कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। काफी नुकसान इस आगजनी की घटना में, 2 दुकानें जलकर खाक और वहीं दुकानों के पास खड़े 4 वाहन भी आग की चपेट में आ गए। तो खंबे से निकली चिंगारी की वजह से दुकानों में ये भीषण आग लगी। ऋषिकेश से खबर है जहां पर महापौर ने दिलाई शहरवासियों को शपथ। मां गंगा के पावन तट पर भव्य कार्यक्रम हुआ और स्वच्छता बनाए रखने की ये शपथ दिलाई गई है। नुक्कड़ नाटकों से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। महापौर ने जिले में झाड़ू लगाई, लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। तो स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई लोगों को। महापौर ने ये शपथ दिलाई है शहरवासियों को। मां गंगा के पावन तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिस दौरान ये शपथ दिलाई गई। भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 में अपना नगर निगम ऋषिकेश भी प्रतिभाग कर रहा है और उसी के तहत हमने आज से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता संदेश का यहाँ से शुभारंभ किया है। और आज यहाँ पर सबसे पहले हम सफाई अभियान चलाएंगे। सफाई अभियान के बाद लोगों को शपथ दिलाई है और ऐसी शपथें लगातार इस पवित्र स्थान पे कई बार हम ले भी चुके हैं, दिला भी चुके हैं। तो मैंने आज जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करा कि जो शपथ हम लेते हैं माँ गंगा को, मोक्षदायिनी माँ को हम साक्षी मानते हुए अपने हृदय से जो एक एक शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और उस चीज़ को हम धरातल पे उतार के अपने इस शहर को, जो कि एक विश्व पटल पर अंकित अपना नगर निगम ऋषिकेश अपना ये शहर है ऋषिकेश, जो कि एक विश्व में इसकी अलग पहचान है, उसको किस तरह से हमको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, इसके लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है।
तो वही विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए आज से हमारा ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण जागरूकता अभियान रथ भी चलेगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 451 मरीज मिले हैं संक्रमित नए और 7 की मौत प्रदेश में हो गई है। तो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 67,239 है। देहरादून में सामने आए 115 नए कोरोना मरीज। तो मसूरी में 99 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रशासन हुआ कोरोना के प्रति अलर्ट। 532 मरीज ठीक होकर घर भी लौट आए हैं। 4,156 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लेकिन फिर भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर मसूरी की बात करें तो 99 लोग कोरोना से संक्रमित आए हैं नए और देहरादून में 115 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। तो अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 67,239 हो गई है। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।